बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। अगर मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार, प्रणाम। मैं सुरेश सोनी सन इंस्टीट्यूट की तरफ से इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन सब्जेक्ट में जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, उससे रिलेटेड टॉपिक लेके आ रहे हैं। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है माइनरली टिपिकल रहते हैं। डिपेंड करता है आप लोगों की प्रैक्टिस कितनी है। तो एक लेक्चर जो लेके आ रहे हैं हम वो ओनली थियोरेटिकल पार्ट से रिलेटेड है। फिर एक दूसरा लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम इसके जो एमसीक्यूज हैं काफ़ी इजी लैंग्वेज में, इजी भाषा के अंदर जो है उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। आज इस वीडियो में हम सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टॉपिक है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, उसका लेक्चर लेके आ रहे हैं। आज उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद एक अलग सी वीडियो है जिसमें इसी टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ एमसीक्यूज हैं उनको काफ़ी डिटेल्ड और इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। फर्स्ट वन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। पहले तो नॉर्मल वे में देख लीजिए इनके अंदर डिफरेंस है क्या। दोनों वैसे एक हिसाब से देखा जाए एक जनरल वे में तो दोनों जो है ये सिनोनिम की तरह ट्रीट किए जाते हैं, लेकिन जब आप टेक्निकल फील्ड में हैं तो आपको दोनों का डिफरेंस जो है क्लियर कट पता होना चाहिए। जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो ये हमेशा डेवलपमेंट साइड जो है, डेवलपमेंट टीम है, उसकी तरफ से परफॉर्म की जाती है और वहां पर की जाती है, उस लोकेशन पे होती है। लेकिन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस जो होता है ये हमेशा किसी क्लाइंट के पर्सनल जो लोकेशन है वहां पर सॉफ्टवेयर को जब डिप्लॉय कर दिया जाता है तो उसके बाद सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो ये एक प्राइमरी डिफरेंस है दोनों के बीच में, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। इसके अलावा जो डिफरेंस है वो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर पढ़ेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड है क्या और इसके मेन गोल क्या है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस ये आपस में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC दोनों के इंटरकनेक्टेड फेसेस हैं। ओके, नेक्स्ट, इनका जो मेन पर्पस जो होता है वो ये रहता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का कि जो सॉफ्टवेयर है थ्रू इट्स लाइफ टाइम, जब तक वो सॉफ्टवेयर उस क्लाइंट के लिए वर्क करता है, उस कंपनी के पास है, तो वो फंक्शनल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए एंड एफिशिएंटली वर्क करना चाहिए। ये इसका प्राइमरी पर्पस होता है। जो टर्म्स आ रही है, इनकी जो टर्मिनोलॉजी है, इसको हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स पर आएंगे, उसमें उसके साथ और इलेबोरेट करते जाएंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। देखिए ये क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर गोल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, क्या क्या गोल दे रहा है। फर्स्ट वन गोल को अगर ध्यान से देखिए आप यहां पर, एंश्योरिंग रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड। ये इसका किसी भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का प्राइमरी गोल होता है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर जब डेवलप हो जाता है, कर लेते हैं, तो उसके बाद ये टेस्टिंग की जाती है कि सॉफ्टवेयर तो चलो कोई बग फ्री है मान लीजिए, लेकिन वो यूजर या क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं, या क्लाइंट ने किसी ने अगर कोई अपनी रिक्वायरमेंट बताई थी, जो बिजनेस नीड बताई थी, उस बिजनेस नीड को ये फुलफिल कर रहा है या नहीं, ये इसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है, ये इसका गोल होता है। नेक्स्ट, फाइंडिंग बग्स। बग से मतलब होता है यहाँ पर एरर या फॉल्ट वगैरह। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का यहाँ जो मेन पर्पस होता है, जब सॉफ्टवेयर किसी क्लाइंट को डिप्लॉय किया जाएगा तो डेफिनेटली एरर फ्री होना चाहिए, क्योंकि अगर वो एरर फ्री नहीं रहेगा तो उसकी परफॉर्मेंस वगैरह जो है इसके ऊपर ये इफेक्ट करेगा, स्मूथली फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी।
कहीं पर भी उसके सॉफ्टवेयर में रनिंग टाइम में रुकावट आ जाएगी या अप्रोप्रिएटली आउटकम या रिजल्ट्स डिस्प्ले नहीं करेगा। एक और बहुत बड़ा इशू है, ये बग्स या एरर्स या फॉल्ट्स जो भी होते हैं, ये अगर अर्ली स्टेज में जितने भी हैं उनको अगर एरर फ्री किया जाए या इनको फिक्स कर लिया जाए तो डेवलपमेंट की जो कॉस्ट आती है वो मिनिमम आती है। लेकिन जितना लेटर स्टेज में डेवलपमेंट के ये डिटेक्ट होते हैं, इनको फिक्स किया जाता है, तो उस समय डिपेंड करता है या कितने क्रिटिकल हैं और उसके लिए अदर सॉफ्टवेयर, अदर हार्डवेयर या अदर एसेसरीज की कितनी नीड पड़ती है, और उसके हिसाब से जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है इंप्रूविंग क्वालिटी। इंप्रूविंग क्वालिटी से यहां मतलब उस सेंस में है कि सॉफ्टवेयर जो है, जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बनाया गया है, उसके साथ में बग फ्री है, यूजर फ्रेंडली है या नहीं है, उस चीज के तब जाकर दैट इज टू बी कॉल्ड एज द बेस्ट क्वालिटी सॉफ्टवेयर। रिड्यूसिंग कॉस्ट, ये जैसे मैं अभी आपको बग्स के साथ में इंटरकनेक्ट करके बता दिया था कि बग्स या फॉल्ट्स जितने अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होंगे उनको फिक्स किया जाएगा, डेवलपमेंट कॉस्ट मिनिमम आएगी, ये इसकी प्राइमरी पर्पस रहता है, एम रहता है। और जितना लेटर स्टेज में होगा, अगर एक बार सॉफ्टवेयर कंप्लीटली डेवलप हो गया और लेटर ऑन इसके बग्स वगैरह फाइंड आउट हो रहे हैं, फिर उनको वापस फिक्सिंग की जा रही है, तो डेफिनेटली उसमें एक तो टाइमिंग ज्यादा लगेगा, टीम मेंबर्स ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, और ये प्रोबेबिलिटी है कि अदर एसेसरीज जो है उसमें ज्यादा इंक्लूड हो जाए, तो डेफिनेटली कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड लास्ट वन, एनहेंसिंग यूजर सेटिस्फैक्शन। यूजर सेटिस्फैक्शन से यहां मतलब वही है कि अगर यूजर सेटिस्फाइड तब होगा जब एक तो ये सॉफ्टवेयर जो है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बनाया गया है, उसकी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, वो जो यूजर है जिसने बनाया है उसने भी अदर अपने क्लाइंट्स के लिए किसी के लिए बनाया गया है, वहां से फीडबैक आने के बाद में उनकी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर रहा है, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू डिवाइसेस या न्यू एसेसरीज लेटर ऑन अटैच हो सकती है, यानी यूजर फ्रेंडली है। अगर शॉर्टकट में अगर बात करें तो दैट विल बी एनहेंसिंग यूजर सेटिस्फैक्शन, इस मोटो को जो है वो फुलफिल करेगा। नेक्स्ट देखते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। यहां ये जो पार्ट दिया गया है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो बताई गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आप आते हैं, आप लोगों को इसके ऊपर वर्कआउट करना है, ज्यादा डिटेल में जाना है, इनके एग्जाम्पल्स देखने हैं, इनकी जो कोर मीनिंग है इनको समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, यहाँ पर अपन इसको 3 टाइप्स से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग एंड अदर टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग में फिर इसको सब टेस्टिंग के अंदर डिवाइड किया गया है, इसी तरीके से नॉन फंक्शनल और अदर टेस्टिंग के अंदर भी इनको सब डिवाइडेड किया गया है। उनकी शॉर्ट के अंदर जो है अपन फंक्शनिंग देखेंगे। फंक्शनल टेस्टिंग जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, वेरीफाइज व्हाट द सिस्टम डज, यानी ये खुद मेन फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है इंटरनली, डिजाइन कोडिंग उसके अराउंड, तो ये सारी उसके अराउंड जो कोडिंग जो है उनकी टेस्टिंग के रेस्पेक्ट में ये बात कर रहा है। उसको डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब टेस्टिंग के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके थ्रू अपन इसको इलेबोरेट करते हैं कि किस प्रकार की फंक्शनिंग कर रहा है, अपन इसके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको किस तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन देखिए, यहां पर यह दिया गया है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब ये है, यहां पर आप समझ लीजिए, अगर मेरे पास मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूं और मेरे पास नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं 1 2 3 4, ऐसे करते हुए यदि ये मान के चलिए कि अगर मैं वहां पर टोटल 50 मॉड्यूल्स का कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूं इस केस में, और लेकिन ये जो मॉड्यूल्स हैं आपस में इंडिपेंडेंट हैं, अलग अलग हैं, तो इनकी जो आइसोलेटेड टेस्टिंग होगी, यानी मैं मॉड्यूल 1 की टेस्टिंग अलग से कर रहा हूं, मॉड्यूल 3 की अलग कर रहा हूं, मॉड्यूल 4 की अलग कर रहा हूं और मॉड्यूल 50 की अलग कर रहा हूं। जब इनकी टेस्टिंग अलग से आइसोलेटेड मोड में की जाती है तो इसे अपन यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। आइसोलेटेड का मतलब ये रहता है कि जब मैं यूनिट 1 की टेस्टिंग कर रहा हूं, मॉड्यूल 1 की टेस्टिंग कर रहा हूं यहां पर, तो इसको कोई मतलब नहीं है कि यूनिट 2 में क्या हो रहा है या यूनिट 3 में क्या हो रहा है।
जब मैं यूनिट 5 की टेस्टिंग कर रहा हूं तो इसको मतलब नहीं है कि यूनिट 1 में क्या हुआ था या यूनिट 2 में क्या हुआ था, यूनिट 10 में क्या होगा। उसको पर्टिकुलर जो मॉड्यूल है उसके ऊपर फोकस करना है कि वो प्रॉपर मॉड्यूल जो है प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। जितनी उसकी फंक्शनिंग बताई गई थी, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट बताई गई थी, जितनी उसकी रेंज बताई गई थी डाटा की, उसके अकॉर्डिंगली वो सारा काम करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड अ यूनिट टेस्टिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन यहां पर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये आपस में यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। लेकिन देख लेते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जब मैं 50 मॉड्यूल का अपना कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूं या कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूं, उसमें मैं ये कर रहा हूं कि मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 10 और मॉड्यूल 50, ये 4 मॉड्यूल मिलके किसी एक प्रॉपर फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। आपस में एक हिसाब से ये कह देते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो इनको मैं ऑर्डर वाइज फर्स्ट, थर्ड, 10 एंड 50, जरूरी नहीं कि ऑर्डर इसी फॉर्म में, वो डिपेंड करता है कि उनकी फंक्शनिंग क्या है, लेकिन उस फंक्शनिंग के अकॉर्डिंगली ऑर्डर वाइज अपन इनको सेट कर देंगे। मान लीजिए इनके ऑर्डर यही हैं, फर्स्ट, थर्ड, 10 एंड 50, तो इसी ऑर्डर में सेट करके इनको कंबाइन करके या इनको इंटीग्रेट करके इनकी एक साथ टेस्टिंग की जाएगी। 1 to 3rd कनेक्ट होगा, 3rd to 10th, 10th to 50, यानी जो फर्स्ट का जो मॉड्यूल है इसका जो आउटकम आएगा वो नेक्स्ट मॉड्यूल यानी मॉड्यूल 3rd के लिए इनपुट का काम करेगा। 3rd का जो आउटपुट है वो 10 के लिए इनपुट का काम करेगा और इसका जो आउटपुट है इसके लिए इनपुट का काम करेगा। और फाइनल आउटपुट जो है किसी अपना जो मेन मोटो था, मेन एम था या जो मेन गोल था उस प्रोजेक्ट का, उस प्रोजेक्ट के सब पार्ट का, उसको ये फुलफिल करना चाहिए। तो ये कहलाती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसी तरीके से इंटीग्रेशन टेस्टिंग दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मॉड्यूल 10, मॉड्यूल 9, मॉड्यूल 15, इनको लेके अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं और ये किसी एक पर्पस या एक फंक्शनिंग को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको अपन इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, ये क्या कर देता है, जितने भी इंटीग्रेटेड पार्ट्स हैं, ओवरऑल जो 50 मॉड्यूल्स के इंटीग्रेटेड पार्ट्स हैं, इन सबको एक प्रॉपर ऑर्डर में करेगा। जैसे मान लो आपके पास इंटीग्रेटेड पार्ट टोटल, अब काउंटिंग में इंटीग्रेटेड पार्ट 10 आ गए, 1, 2, 3 और 10, यानी टोटल 50 मॉड्यूल्स 10 इंटीग्रेटेड पार्ट में कन्वर्ट हो गए। और इनको इस प्रॉपर ऑर्डर में, जैसे 1, 2, 3, ये डिपेंड करेगा अपनी एप्लीकेशन क्या है, ऑर्डर में सेट कर देंगे और अपना फाइनल आउटकम जो है वो अपने प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर की नीड को फुलफिल करना चाहिए। तो ये कहलाएगी सिस्टम टेस्टिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब ये है कि यहां पर जो है ये सॉफ्टवेयर जिन क्लाइंट्स के लिए बनाया गया है या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से कंप्लीट होने के बाद में उनके द्वारा टेस्टिंग करवाई जाती है और देखा जाता है कि ये उनकी नीड को और उनके बिजनेस की नीड को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं है, और ये इस कंडीशन में है कि इसको डिप्लॉय कर सकें क्लाइंट साइड पे। तो दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग का मेन पर्पस क्या है, ये भी जो प्रीवियस जो कुछ टेस्टिंग बताई गई है उसी का ही एक पार्ट है, लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पर इसको एक स्पेसिफिक जगह दी गई है। स्मोक टेस्टिंग का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर 50 मॉड्यूल्स बनाए मान लीजिए, लेकिन इनमें से कुछ मॉड्यूल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनकी फंक्शनिंग जो है उसमें किसी प्रकार की भी एरर या किसी भी प्रकार का फॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो आप उन मॉड्यूल को थोड़ा प्रायोरिटी देते हुए उनको सेपरेट एक उनकी टेस्टिंग करते हैं, उन मॉड्यूल्स को प्रायोरिटी देते हुए। तो ये जो स्पेसिफिक जब टेस्टिंग की जाती है उन मॉड्यूल्स की प्रायोरिटी वाइज अलग से स्पेसिफिक, दैट इज कॉल्ड एज अ स्मोक टेस्टिंग। लास्ट वन रेग्रेशन टेस्टिंग। रेग्रेशन टेस्टिंग के अंदर क्या कर देते हैं, एक बार आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, प्रोजेक्ट आपने बना दिया,
फिर उसके बाद इसके अंदर मान लीजिए आपने कोई न्यू फंक्शनलिटी ऐड कर दी या कुछ न्यू फंक्शन उसमें ऐड कर दिए या ऑलरेडी जो था बना हुआ उसके अंदर कुछ अपडेट कर दिए, तो फिर वापस दोबारा इसकी टेस्टिंग की जाती है और ये चेक किया जाता है कि आपने जो अपडेशन किए हैं या न्यू फीचर्स ऐड किए हैं तो जो ओल्ड एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी थी उसको इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो इफेक्ट नहीं करना चाहिए, पुरानी जो फंक्शनिंग है वो तो वर्क करनी चाहिए, लेकिन जो न्यू अपडेशंस हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली वो और अपडेटेड हो जाना चाहिए और स्मूथली वर्क करना चाहिए, स्मूथली रन करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज अ रिग्रेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं अपन ये टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अंदर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। जैसा कि इसके क्लियर है इसकी टाइटल से ही, वेरीफाइज हाउ द सिस्टम परफॉर्म्स। वहां पर था कि वो क्या काम कर रहा है, यहां पर ये है कि कैसे काम कर रहा है, यानी इसकी परफॉर्मेंस अगर सही है या नहीं है, या ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, जितना एक्सपेक्ट था उससे भी कई गुना ज़्यादा काम कर रहा है, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर देख लेते इसमें इसकी जो टाइप ऑफ टेस्टिंग से इसके जो कैटेगरीज बनाई हुई है इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट वन जो दिया गया यहाँ पर, ये दिया गया परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग से मतलब यहाँ पर ये है कि उसको अगर आपका कोई जो सॉफ्टवेयर या जो प्रोजेक्ट बनाया गया है वो डिफरेंट लोड कंडीशन अगर दी जाए तो उसमें वो किस प्रकार से रेस्पॉन्स कर रहा है। या फिलहाल इसको एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, मान लो आपका जो सॉफ्टवेयर है प्रोजेक्ट है वो 50 क्लाइंट्स के लिए बनाया गया कि एट ए टाइम उसको हैंडल कर सकते हैं। आपने बिगिनिंग में उसको 4 क्लाइंट्स के रेस्पेक्ट में 2 आवर्स के लिए दिया, स्मूथली फंक्शनिंग कर रहा है। फिर थोड़ा सा आपने उसको इंक्रीज करके 10 क्लाइंट्स को 4 आवर्स के लिए दिया, तो आप देख रहे हैं कि सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या हो रही है, थोड़ी वीक हो रही है। लेकिन जैसे आपने उसको 20 या 25 क्लाइंट्स को दिया और टाइम पीरियड भी बढ़ा दिया, उसकी परफॉर्मेंस और वीक हो रही है। इसका मतलब है परफॉर्मेंस इज नॉट गुड, क्योंकि आपका जो सॉफ्टवेयर जो है, अरे क्या कर रहा है, इसके बीच में से तो निकल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है भाई यार उसके, क्योंकि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो 50 क्लाइंट्स को ध्यान में रखकर, उनके वर्कलोड को ध्यान में रखकर, उनके टाइम आवर्स जो है, वर्किंग आवर्स, उनको ध्यान में रखकर बनाया गया था, लेकिन ये तो उसके हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो वहां पर जो है इसकी टेस्टिंग की जैसे ये रिजल्ट आने के बाद में डेफिनेटली देयर विल बी द इम्प्रूवाइजेशन, और वहां इसका इम्प्रूवाइजेशन रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है इसका सिक्योरिटी टेस्टिंग। आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना दिया गया है, लेकिन हाउ मच इट इज सिक्योर, क्या कोई क्लाइंट या जिसके लिए बनाया गया है या उसके एम्प्लॉइज क्या उसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं विदाउट परमिशंस और उसको हार्म कर सकते हैं, या इसके अंदर क्या क्या वीकनेसेस ऐसी लग रही हैं जो आने वाले टाइम में इस सिस्टम के लिए, इस सॉफ्टवेयर के लिए, उन क्लाइंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, तो उनकी टेस्टिंग यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट है यूजेबिलिटी टेस्टिंग। यूजेबिलिटी टेस्टिंग के कितना ये यूजर फ्रेंडली है, कितना इजी है, क्योंकि जब डेवलपमेंट साइड के जो लोग होते हैं वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो अगर टिपिकल चीज़ भी है सॉफ्टवेयर के तो उसको इजीली हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जब ये क्लाइंट साइड में आता है, जब यहाँ पर बैक एंड में इस तरफ आ जाता है, एंड यूजर की तरफ आ जाता है, तो ये लोग टेक्निकल लाइंस के नहीं होते, इनको इससे कोई मतलब नहीं होता। तो वहाँ पर ये सॉफ्टवेयर जो है, जो प्रोजेक्ट जो बनाया गया है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, उसका GUI जो इजी होना चाहिए, और जिस पर्पस के लिए बनाए उस पर्पस के मोटो को सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पर ये उससे रिलेटेड रहेगी। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग। कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग का मतलब ये है यहाँ पर कि आपका सॉफ्टवेयर या जो प्रोजेक्ट है, अगर यहाँ पर मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अपग्रेड करके दे देते हैं, डिवाइसेस अपग्रेड हो जाते हैं, मतलब आप मोबाइल पे भी काम कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन को लैपटॉप पे भी रन करवा रहे हैं, डेस्कटॉप पे भी रन करवा रहे हैं, तो स्मूथली फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही है, तो ये सारे के सारे जो आ जाते हैं इसमें कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग में आ जाती है। इसी प्रकार से इसके अगर हार्डवेयर को अपग्रेड कर दिया जाए, इसकी रैम को अपग्रेड कर दिया जाए, तो उस किस तरीके से ये रेस्पॉन्स करेगा, ये सब की सब चीज़ें कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग में आएंगी। नेक्स्ट आ जाता है इसका रिलायबिलिटी टेस्टिंग। रिलायबिलिटी टेस्टिंग जो अपन देख रहे हैं, परफॉर्मेंस थोड़ा उससे लिंक्ड अप है। रिलायबिलिटी का यहाँ पर यही है कि अगर इसके वर्कलोड को बढ़ा दिया जाए या कर दिया जाए
नॉर्मल कंडीशंस की बजाय इसको थोड़ा और स्ट्रेस दे दिया जाए, तो वहां पर भी क्या ये अपनी एफिशिएंट या स्मूथ फंक्शनिंग करेगा क्या या नहीं कर पाएगा, यहाँ पर उसकी टेस्टिंग जो है वो की जाती है। लास्ट वन जो आ जाता है वो आ जाता है यहाँ पर मेंटेनेबिलिटी टेस्टिंग। मेंटेनेबिलिटी मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है वो उसके अंदर जो मेंटेनेंस है वो बहुत इजीली हो जाना चाहिए, इजीली करेक्ट हो जाना चाहिए। अगर कोई भी फॉल्ट या कोई भी एरर फाइंड आउट होती है उसको करेक्ट करें तो इजीली वो उसको एडेप्ट कर देना चाहिए और करेक्ट होके स्मूथ फंक्शनिंग करना चाहिए, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम का था उसको इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए, उसकी फंक्शनिंग जो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं जो लास्ट कैटेगरी आ रही है इसके अंदर अदर्स टेस्टिंग टेक्निक्स। इसके अंदर आ रही है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये तीन जो टेस्टिंग बताई गई ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड 100% कुछ क्वेश्चन आता है करता है। इनके सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, इनके अदर नेम्स क्या हैं, इसमें फंक्शन किस प्रकार की है, या कोई टेस्टिंग दे दी जाती है और पूछा जाता है कि वो इनमें से किस टेस्टिंग से रिलेटेड है, व्हाइट टेस्टिंग से या ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से रिलेटेड है, एटसेट्रा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए यहाँ पर अपन पहले देखते हैं यहाँ पर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। जैसा कि इसके नाम से ब्लैक बॉक्स, जब चीज ब्लैक है तो इंटरनली जैसे उसके अंदर से अपने कुछ दिखाई नहीं देगा, थोड़ा आप इसको इस प्रकार से समझ लीजिए। तो यहाँ पर जब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है यहाँ पर, तो ये क्या कर देता है, इसका जो बिहेवियर है, फंक्शनलिटी है, सिर्फ ये उसको वर्क करेगा, आउटर साइड के इन्वायरमेंट उसकी टेस्टिंग करेगा। उसकी जो इंटरनल पार्ट है सॉफ्टवेयर का उससे इसको कोई मतलब नहीं है। मैं थोड़ा इसको दूसरे एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई कैलकुलेटर से रिलेटेड कोई प्रोग्राम बनाया, आपने एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें कैलकुलेटर की एप्लीकेशन है, उसको लेके बना रहे हैं। कैलकुलेटर की जो एप्लीकेशन है, हो सकता है आपने उसके अंदर फंक्शंस वगैरह यूज किए हो सकता है सिंपल कंडीशंस यूज किए हो सकता है मल्टीपल इफ कंडीशंस यूज किए हो, क्या यूज किया है आप, नंबर ऑफ वेज है जिसके थ्रू आप उसको डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने जो इंटरनल डिजाइनिंग या इंटरनल कोडिंग की है वो किस प्रकार की है, कैसे की है। इसको तो सिर्फ इससे मतलब है कि आपने जब कैलकुलेटर ले रहे हैं उसमें सिर्फ आप दो पैरामीटर जो है काम में ए और बी, जैसे आपको 2 पैरामीटर्स है तो ये 2 पैरामीटर्स आपको इनपुट में देने पड़ेंगे। अगर उसमें प्लस ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं तो प्रॉपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर एडिशन है 5 + 3 में दे रहा हूं तो मेरे को रिजल्ट 8 मिलना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए। 5 - 3 कर रहा हूं तो रिजल्ट मेरे को 2 आना चाहिए। तो यहां पर ये इस प्रकार की जो टेस्टिंग होती है दैट कम्स अंडर द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। वो केवल एक्सटर्नल जो बिहेवियर है उसकी टेस्टिंग करता है, इंटरनल उसकी जो कोडिंग है, डिजाइनिंग है, उससे इसको कोई मतलब नहीं होता है। ब्लैक बॉक्स से इनवर्स जो लेते हैं वो होता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है ये इसकी इंटरनल जो पार्ट है, इंटरनल कोडिंग है, इंटरनल डिजाइनिंग जो है उससे रिलेटेड होता है। यहां पर ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपने इंटरनल डिजाइनिंग या कोडिंग किस तरीके से की है, आपने वहां फंक्शन का यूज किया है या नहीं है, आपको इंस्ट्रक्शन थे या नहीं थे, पॉइंटर्स का यूज करना था तो आपने किया था या नहीं किया था, कितने पैरामीटर्स लेने थे आपने लिए हैं या नहीं, ये सारे सब के सब जो आ जाते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आ जाते हैं। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग अगर आप देखें तो दैट्स अ कॉम्बो ऑफ द ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स। अगर थोड़ा और मैं इसको ब्रॉडली कहूं तो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ही है विथ माइनर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। इसमें थोड़ा लीस्ट नॉलेज जो है या माइनर नॉलेज इंटरनल कोडिंग का मस्ट होता है, अदरवाइज इट इज जस्ट लाइक द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। नेक्स्ट मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, मैनुअल और नेक्स्ट वन है ऑटोमेट। मैनुअल यानी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। यहां तो जो ह्यूमन टेस्टर्स हैं प्रोफेशनल फील्ड के अंदर वो आकर यहाँ पर इसकी जो है वो टेस्टिंग करते हैं, जो भी आपका सॉफ्टवेयर या जो ऐप है, एप्लीकेशन है, प्रोजेक्ट है, और उसके बेस पर जो भी उसके आउटकम्स हैं उसके हिसाब से उसके ऊपर नेक्स्ट वर्कआउट किया जाता है। ऑटोमेटेड टेस्टिंग ये आपकी हो जाती है रोबोटिक टेस्टिंग की तरह हो जाती है, करती है। इसमें जो रेडीमेड जो सूट्स हैं, एप्लीकेशन हैं, टेस्ट प्लान्स वगैरह उनको एग्जीक्यूट करवाया जाता है, रिपीटेटिव टास्क किए जाते हैं, अलग अलग वैल्यूज दी जाती है और टेस्टिंग की जाती है कि वो आउटकम्स अप्रोप्रिएटली आ रहे हैं नहीं। आप थोड़ा सा इसको इस टाइप से समझ लीजिए दोनों केसेस में कि एक साइकिल है,
जब साइकिल कंप्लीटली रेडी हो गई तो फाइनली जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको चला के देख रहे हैं, कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, देन उसको अपना वो आउटकम उसके बारे में एक रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा मैनुअल टेस्टिंग। लेकिन वही साइकिल है, साइकिल बन चुकी है, अब उसको किसी रोबोट के थ्रू चलाया जाता है, वहां पर उसकी साइकिलिंग कराई जाती है अप डाउन हिली एरिया में, स्लोप के अंदर, एंड लेटर ऑन उसके आउटकम्स जो है या टेस्ट रिपोर्ट ली जाती है और उसके बेस पे उसको फर्दर इंप्रूवमेंट किया जाता है। यस, नेक्स्ट सब टॉपिक जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। अभी हमने जो डिस्कस किया था वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड था, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं। यानी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का मतलब ये हो गया कि अब जो है सॉफ्टवेयर को क्लाइंट साइज में डिलीवर कर दिया गया है, डिप्लॉय कर दिया गया है। यदि अब उसके बाद में उसमें किसी भी प्रकार का अपडेशन हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है या उसकी न्यू रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है, तो सब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कैटेगरी के अंदर आएगा। ये एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है जो एक बार सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने के बाद लाइफ टाइम ये रहती है, जिससे कि उसकी जो यूजर की जो रिक्वायरमेंट है या न्यू रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल कर देता है, और न्यू जो इन्वायरमेंट, न्यू चेंजेस आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, उसको वो एडेप्ट कर पाता है ताकि इसकी जो फंक्शनिंग वगैरह जो होती है वो स्मूथली होती रहे। इसके अंदर देख लेते हैं अपन इसकी जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की क्या क्या है, क्या क्या इसके करैक्टरिस्टिक ले रहे हैं। जो मैंने आपको चीज बताई अभी इसी से रिलेटेड है, थोड़ा और एलिबोरेट किया हुआ है, तो अपन देख लेते हैं यहाँ पर। एक्सटेंडेड लाइफ स्पेन, डेफिनेटली सॉफ्टवेयर को टाइम टू टाइम या अपने अर्ली स्टेज में उसको अगर मेंटेन किया जाता है, उसको रिपेयर किया जाता है, उसके फॉल्ट वगैरह निकाले जाते हैं, उनको डीबग किया जाता है, तो उसकी जो लाइफ टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, डेड कंडीशन नहीं आती है बीच में। यदि किसी सॉफ्टवेयर को एवरी 2 मंथ या 3 मंथ में रिक्वायरमेंट है तो कर देना चाहिए। यदि आप उसको 1 साल बाद करवाते हैं तो डेफिनेटली काफी उसके अंदर एरर्स या फॉल्ट कलेक्ट होने के चांसेस हैं, जो हो सकता है सिस्टम को फेल कर दें, सिस्टम जो है कुछ टाइम के लिए बिल्कुल डेड कंडीशन के अंदर आ जाए। नेक्स्ट, एडेप्शन टू चेंज। इसका जो मेंटेनेंस का जो मेन मोटो होता है, पर्पस होता है, वो एडेप्शन टू चेंज। इसका मतलब है कि आपने जो है किसी सॉफ्टवेयर को या किसी प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर दिया, लेकिन अब टाइम के साथ में जो न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू ब्राउजर, न्यू डाटाबेसेस आ गए, तो उसको भी वो एक्सेप्ट करना चाहिए अपडेट करके, ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आए और इसकी स्पीड वगैरह किसी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़े। नेक्स्ट, बग फिक्सिंग। मेन इसका पर्पस ये रहता है कि अगर इसको फाइंड आउट किया जाए कि जो भी इसमें अपडेशन हुए हैं, मॉडिफिकेशन हुए हैं, उसकी वजह से इसकी किसी फंक्शनलिटी के ऊपर इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, कोई नई प्रकार की एरर तो नहीं आ रही है, ओल्ड तो नहीं थी लेकिन न्यू एरर जनरेट हो रही है, न्यू डिफेक्ट्स या न्यू फॉल्ट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से उसकी फंक्शनिंग वगैरह को इफेक्ट करेगी, तो उनको फिक्स कर देना ताकि जो सिस्टम जो है, ये प्रोजेक्ट जो है आपका स्मूथली फंक्शनिंग करना चाहिए। नेक्स्ट, डेफिनेटली परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। परफॉर्मेंस जो सिस्टम जो है स्मूथली फंक्शनिंग करना चाहिए, उसको स्पीड वगैरह अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपने इसको मेंटेन नहीं किया है तो टाइम के साथ में काफ़ी बार डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन सिस्टम की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, करती है, अपने को अप्रोप्रिएट आउटपुट्स नहीं मिलते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस होने के साथ में ये जो प्रॉब्लम्स है ये सॉर्ट आउट हो जाती है। नेक्स्ट है एनहेंस यूजर सेटिस्फैक्शन। एनहेंस यूजर सेटिस्फैक्शन, इसका मेन पर्पज ये होता है कि यूजर्स जो क्लाइंट्स वगैरह होते हैं उनके फीडबैक लिए जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, अगर उनको लग रहा है कुछ नई चीज़ उसमें ऐड करनी है, ऐड ऑन होनी चाहिए, टाइम के साथ में वो ऐड ऑन होनी चाहिए, जिससे वो यूजर फ्रेंडली हो जाना चाहिए, और समय के साथ जो है जो न्यू यूजर्स जो ऐड ऑन हो रहे हैं उनको भी वो सेटिस्फाई करना चाहिए। नेक्स्ट, सिक्योरिटी। डेफिनेटली ये टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए कि जो प्रीवियस कुछ चेंजेस किए गए हैं या प्रीवियस टाइम से कोई सिस्टम रनिंग में आ रहा है उसमें किसी प्रकार की वीक या किसी प्रकार के फॉल्ट वगैरह तो नहीं आ गए या किसी प्रकार के डिफेक्ट तो नहीं है, तो उनके ऊपर पैचेस लगाना करना टाइम टू टाइम, ताकि आगे सिस्टम को वो इफेक्ट नहीं करें। नेक्स्ट,
कॉस्ट इफेक्टिवनेस ये आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो टाइम टू टाइम अर्ली स्टेज में मेंटेनेंस का मेन जो पर्पस होता है वो ये होता है कि जितना जल्दी इनको अर्ली स्टेज में डिफेक्ट या फॉल्ट फाइंड आउट किए जाते हैं, उनको मेंटेन किया जाता है, तो जो डेवलपमेंट जो कॉस्ट आती है, मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, वो कम आती है और सिस्टम फेलियर के चांसेस नहीं होते। अगर सिस्टम फेल हो जाए फिर दोबारा उसको मेंटेन करना पड़े तो डेफिनेटली उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेटर स्टेज में जितना उसको डेवलप किया जाए, रीडेवलप किया जाएगा या उसको मेंटेन किया जाएगा, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस विल बी इंक्रीज। तो यहाँ प्रायोरिटी ये रहती है कि कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एसीपी एग्जाम से रिलेटेड जो है, ये इसमें से जो क्वेश्चन है, ये जो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस बताई गई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है, एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। काफी बार एक तो ये पूछा जाता है कि इनका फंक्शन क्या है, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। सेकंड जो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे देते हैं और फिर ये पूछा जाता है कि वो इसमें से किस कैटेगरी से रिलेटेड एग्जाम्पल बिलोंग करता है। तो उस केस में आपको इनकी फंक्शनिंग क्लियर कट होनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। फर्स्ट वन देखिए, करेक्टिव सॉफ्ट मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब क्या है, यहां पर ये ध्यान से देखिए। अगर आप इसकी डिजाइनिंग, कोडिंग, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का चेंज कर रहे हैं और उसकी वजह से कुछ फॉल्ट आया हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ करेक्टिव मेंटेनेंस। अगर डिजाइनिंग या कोडिंग या उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई भी मेंटेनेंस का काम है, कोई फॉल्ट है, एरर, उसको फिक्सिंग कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर द करेक्टिव मेंटेनेंस। नेक्स्ट जो आ रहा है वो देख लीजिए, एडेप्टिव। एडेप्टेशन, एडेप्टिव नहीं, एक्सेप्ट हो जाना चाहिए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, न्यू टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंगली। यहाँ इसका मेन पर्पज यही है कि अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के साथ में न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट किया है, न्यू ब्राउजर है, न्यू डेटाबेस है या न्यू वेब ब्राउजर किया है, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं फंक्शनिंग कर रहा है, उससे रिलेटेड जो मेंटेनेंस होगी, दैट कम्स अंडर एडेप्टिव मेंटेनेंस। नेक्स्ट कम्स अंडर द परफेक्टिव। परफेक्टिव मेंटेनेंस का पर्पज ये है कि आपने जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाया गया था, अब लगता है समय के साथ में उसमें कुछ न्यू सेगमेंट्स ऐड करने हैं, यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, उसको एनहेंस करना है, अपग्रेड करना है, ताकि सिस्टम जो है वो आज की डेट के हिसाब से अप टू डेट होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट वर्क करना चाहिए, यूजर की रिक्वायरमेंट को और यूजर की भी अगर कोई क्लाइंट है उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए, तब वो परफेक्ट कहलाएगा। और ये जो मेंटेनेंस है ये आएगा परफेक्टिव मेंटेनेंस के कैटेगरी में। लास्ट वन जो आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये जो होता है फ्यूचर मेंटेनेंस से रिलेटेड है। ये जनरली टाइम टू टाइम डेवलपर साइड्स के जो लोग हैं उनको बुलाया जाता है टाइम टू टाइम अर्ली स्टेज में, जैसे एवरी 3 मंथ, 6 मंथ या वॉट एवर जो भी टाइम उनका डिसाइड किया हुआ है, और वो आके उस सिस्टम को चेक करते हैं उनके सॉफ्टवेयर, और उनको अगर ऐसा कोई लगता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कि उस सिस्टम को या उस प्रोजेक्ट को जो वहां पर क्लाइंट साइड में डिप्लॉय किया गया था कितना समय हो गया है, उसमें किस प्रकार के चेंजेस की जरूरत है या सिस्टम क्या प्रॉब्लम दे सकता है आने वाले टाइम में, उसको पहले ही एक्टिव होके उनमें वो अपडेशन कर लिए जाते हैं, ताकि आने वाले टाइम में क्विकली उनको वो प्रॉब्लम अराइज नहीं हो और आगे के कुछ सालों के लिए वो स्मूथली फंक्शन करता रहे। लास्ट पार्ट जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अंदर अपन जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इफेक्टिव सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। ये तो चलो ठीक है कि डेवलपमेंट टीम आ गई, उसने डेवलप कर दिया आपके सिस्टम को या प्रोजेक्ट को, लेकिन उनके साथ भी काफ़ी दिक्कत आती है, उनको भी काफ़ी बार समय ज़्यादा लगता है, या इसकी जो मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए इसकी कुछ पॉलिसीज बनाई गई हैं, उसके अकॉर्डिंगली यदि कुछ काम किया गया है तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस काफ़ी इफेक्टिव भी होता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है। इसमें क्या क्या चीज़ बताई गई, क्या होना चाहिए ताकि मेंटेनेंस जो है इजीली, टाइमली और कॉस्ट इफेक्टिव रहे। कंप्रेहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, एक तो ये है कि जो भी सॉफ्टवेयर या सिस्टम या प्रोजेक्ट जो भी है, इसका एक तो कंप्लीट या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो भी अपडेशन किए गए हैं वो
उसमें मेंशन होने चाहिए, क्योंकि जब न्यू डेवलपमेंट टीम आती है तो ज़रूर नहीं है वो पुरानी डेवलपमेंट टीम के साथ में कंसल्ट कर पाएँ या उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको मिल पाएँ या उन्होंने क्या चेंजेस किए हैं। तो इसलिए काफ़ी बार न्यू डेवलपमेंट टीम को सिस्टम को समझने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये अगर डॉक्यूमेंटेशन अप्रोप्रिएट है तो क्विकली समझ जाएंगे और क्विकली मेंटेनेंस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। नेक्स्ट है वर्जन कंट्रोल। इसका मेन पर्पज ये है कि जब भी सिस्टम डिप्लॉय हो गया उसके बाद पिछले 5 साल के अंदर मान लीजिए सिस्टम कितनी बार अपडेट हुआ है, हर बार अपडेट हुआ है तो क्या क्या अपडेट हुआ है, क्या सॉफ्टवेयर अपडेट किया था, क्या हार्डवेयर अपडेट किया था और वो अपने सिस्टम की किस फंक्शनलिटी को इफेक्ट कर रहा था। तो ये सारा एक रोबस्ट वर्जन कंट्रोल जो सिस्टम है अपडेशन से रिलेटेड ये मेंटेन रहना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि जो लास्ट टाइम जो अपडेट हुए थे वो क्या क्या हुए थे, उनमें क्या क्या चेंजेस किए गए थे, क्या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वो अप्रोप्रिएट थे या नहीं, और जो न्यू अपडेशन होगा वहां पर कितनी नीड है और वो आगे के जो अपडेशंस होंगे वो हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है ऑटोमेटेड टेस्टिंग। ऑटोमेटेड टेस्टिंग का मतलब वही है कि वो जो टेस्ट सूट्स या प्लान्स वगैरह जो हैं ये रन करवाए जाते हैं ताकि ये उसकी टेस्टिंग कर सके कि सिस्टम जो है आपका स्मूथली फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट मॉड्यूलर डिजाइन। इसका मेन पर्पज ये है कि जब सॉफ्टवेयर या सिस्टम कोई बनाया जाता है डिपेंड ये करता है कि उसको उस समय किस तरीके से बनाया गया था, क्या अप्रोच काम में ली गई थी, क्या फीचर्स काम में लिए गए थे, क्या कंसेप्ट काम में लिए गए थे। तो डेफिनेटली आज की डेट में जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, प्रोजेक्ट डेवलप होता है, उसमें मॉड्यूलर डिजाइन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मॉड्यूलर डिजाइन के अंदर ये रहता है कि अगर अपने को कोई टेस्टिंग करनी है या कुछ बग्स वगैरह फिक्स करने के पर्टिकुलर मॉड्यूल्स में जाके अपडेट करने होते हैं आइसोलेटेड फेज में, तो बाकी के सिस्टम्स को या अदर जो सिस्टम्स के जो पार्ट्स हैं उनको वो इफेक्ट नहीं करते हैं और इजीली ये काम हो जाता है। तो ये मॉड्यूलर डिजाइन का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आइसोलेटेड टेस्टिंग होती है इनकी और ये अदर सिस्टम्स को इफेक्ट नहीं करते हैं। प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, ये आपको जैसे उसमें बता दिया था। प्रोएक्टिव का ये होता है कि अगर वो आप टाइम टू टाइम डेवलपमेंट टीम को काम मेंटेनेंस के लिए बुलाते हैं, करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। ऐसा नहीं कि जब प्रॉब्लम अराइज हो तभी उनको कॉल किया जाए, बुलाया जाए। तो ये होता है कि सिस्टम आपका स्मूथली फंक्शनिंग कर रहा है लेकिन उसको काफ़ी टाइम हो गया सिस्टम को टेस्टिंग किए हुए, सिस्टम की मेंटेनेंस किए हुए। तो आफ्टर फ्यू मतलब जो ड्यूरेशन जो डिसाइड होता है 3 मंथ 6 मंथ, उनको टाइम टू टाइम कॉल किया जाए और उनकी प्रॉब्लम्स या उनके जो फॉल्ट हैं, एरर्स, उनको डिटेक्ट किया जाए ताकि उनको अपडेट किया जा सके न्यू यूजर के हिसाब से, न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से, वॉट एवर जो जरूरत है, नीड है। धन्यवाद।